दूर जाए। प्लीज आप सभी स्टेज के सामने आए, सामने से थोड़ा सा प्लीज सर, थोड़ा सा पीछे की तरफ, सामने से थोड़ा सा पीछे की तरफ। जो भी लोग स्टेज पे हैं, आदित्य जी स्टेज से थोड़ा सा आप लोग सब निवेदन है स्टेज के ऊपर मैडम का अभी भाषण करवाएंगे। कुर्सी लगी हुई है, जाकर बैठिए। जो मंच पर रहेगा कुछ ना होगा, मंच पर सभी कार्यकर्तागण से अनुरोध है, स्टेज से आप सामने आ जाएं। सभी कार्यकर्तागण से अनुरोध है, ये जो भी मेरे भाई हैं उनसे अनुरोध करता हूं, स्टेज से नीचे की तरफ उतर के युवा स्टेज खाली करते हैं। सभी कार्यकर्ता स्टेज खाली करते हैं, बहुत जरूरी है। इधर की तरफ बढ़ जाइए। छोट भाई विनती करेगा, कृपया कुर्सी पर बैठे रहें ताकि सबके उनके दिखे। बिहार के बेटी एक खातिर बहुत कल्याण बहुत के समझी वो जाती है संगठन में बिंदु में आगे बढ़ किसी भी मंच पर संचार के कृपया स्टेज पर सभी चेयर पर बैठे रहें। संदीप जी, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया स्टेज खाली कर दे। सब अपने ही हैं, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया स्टेज से सभी बड़े भाइयों के छोटे भाइयों को जीवन स्वरूप है केवल मीडिया और ये एरिया केवल मीडिया बंधुओं के लिए है। सभी कार्यकर्ता का भाई हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, इस डी एरिया को खाली कर दीजिए। देखिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मैटर करती है। ये मीडिया भाइयों के लिए रखा गया है और ये भाई मीडिया भाइयों का रेवोल्यूशन निवेदन में छोट भाई विनती करे का हाथ जोड़ के दसों उंगली जोड़ के छोटे भाई विनती करता कि कृपया सबके लिए बंदा सबके लिए बंदा सबके लिए छोट भाई जीवन स्वरूप है। ऐसे निवेदन का विनती का अनुरोध है। डॉक्टर साहब से अनुरोध है, कृपया स्टेज पर मंच पर आ जाए। डॉक्टर साहब कृपया पहले में आ जाइए। सर डॉक्टर साहब से ये अच्छा लगता है, लोकप्रियता कहा जाएगा और अनुशासन की जरूरी था ताकि पीछे वाले लोग के ना दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सिवान की सम्मानित जनता, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज हमारे इज्जत की बात है, आपके इज्जत की बात है। ये सिवान हमेशा बहनों की बेटियों की इज्जत करते आया है। मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मंच से थोड़ा सा पीछे हट जाए ताकि जो भी अतिथिगण है वो दिख पाए बाकी लोगों को। रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं अपने युवा साथियों से भी, मुझे मालूम है कि हमारे में जोश है कि नहीं है, लेकिन हमारे पास होश भी है कि नहीं? और हम सभी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अपना कार्य करेंगे। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सभी लोग मंच के ऊपर आ रहे हैं, जो लोग भी हैं नीचे रखें और सबको मैडम की बातें को सुनने का मौका मिलेगा, उनके विजन को समझने का मौका मिलेगा। कृपया थोड़ा सा साइड में रहें, जो वॉलंटियर्स भी हैं रहेंगे अच्छा रहेगा ताकि वो मैडम को देख सके। और मैं अब मंच सीधे जो मंच का संचालन कर रहे हैं उनके हाथों में देना चाहूंगा। धन्यवाद। एक बार इस सम्मानित जनता के लिए जोर से तालियां। ये जो डी एरिया है ये मीडिया बंधुओं के लिए, जो भी कार्यकर्ता प्लीज इस डी एरिया में खड़े ना रहे। और ये सामने कुर्सियां लगी हुई, इधर जो मेरे भाई वहां तक खड़े, भाई सामने चेयर्स लगी हुई, सामने चेयर्स लगी हुई। पहले थोड़ा आप भी हटिए, आप भी
सब लोग छोट भाई बा और भाई बा तो चाचा बा के माता बा के बहन बा लोगों से निवेदन बा डी एरिया छोड़ दी मीडिया भाई बंधु लोग बा मंच पर से हमारा सबका लोग कृपया उतर जाओ लोगों से विनती बा सबके वो अपन बा लगा हुआ है रास्ता करवाना पड़ेगा। सभी अच्छा देखो दोस्तों से गाड़ी कहाँ है गाड़ी पीछे की तरफ बढ़ जाइए प्लीज। यहाँ से भी लोग देख रहे हैं, वहां से भी देख रहे हैं, मुझे दूर भी लड़के दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ से पीछे हट जाइए और इस तरफ से मेरे भाई शहबाज भाई शहबाज भाई पीछे की तरफ। थोड़ी देर का प्रोग्राम है मित्रों, बस आगे से भाई इतना कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं ताकि हम उन्हें सुन सके जिन्हें हम सुनने आए हैं। मैं इधर सामने जो लोग भी आ रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ सामने से हट जाए। हमारे पास सिर्फ स्पीच है सर। थोड़ा सा साइड में होइए ना, थोड़ा पीछे भी ले रहा है लोग, पीछे भी ले रहा है लोग को दिक्कत हो रहा है। कोई तमहीद पांडे बनाए डॉक्टर सृष्टि सौम्या जी से मंच के अध्यक्षा उन्हें बुलाने की आपसे इजाजत चाहूंगा। प्लीज डॉक्टर सृष्टि सौम्या जी आए और आपका संबोधन करें। आप लोग छोड़ दीजिए आगे, छोड़ दीजिए आगे, छोड़ दीजिए भैया। मीडिया कहाँ कैमरा और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए। होटल जाओ, होटल जाओ, मुस्लिम पियाजी एवं सदर विधानसभा क्षेत्र 105 के उम्मीदवार अमर ऊर्जावान और जनरल के हृदय में बसने वाले डॉक्टर साहब सदन में उपस्थित सीवान एवं गोपालगंज के सीएम सभी प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं सभा में उपस्थित युवा साथियों, माताओं, बहनों और बुजुर्गों, सीवान की एक बेटी का प्रणाम है, आदाब है और सलाम है। सबसे पहले हम थोड़ा सीवान के इतिहास में जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सीवान स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्रों में एक रहा था। स्थानीय लोगों की बहादुरी और लड़ने की भावना के लिए इसे जाना जाता था। सीवान अपने सामाजिक आंदोलनों के लिए भी जाना जाता था, जिसमें से एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा प्रथा विरोधी आंदोलन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जो कि सीवान के जिलाधिकारी उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूक करने के लिए कई रैलियां की। वैसे ही से मौलाना मजनू एक सामाजिक
धन्यवाद। मैं पब्लिक इश्यूज के सेक्रेटरी आनंद सर से अनुरोध करता हूं कि सर प्लीज पोडियम पे आए और अपनी बातें उनको पहुंचाने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की गृह जिला शिवहर में आपको अपने यहाँ आए सारी जनता को प्लूरल पार्टी की ओर से नमस्कार। मैं मंच पे यहाँ विराजमान प्लूरल पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी, महासचिव अनुपम कुमार सुमन और यहाँ बैठे हमारे प्रत्याशी जीरादेही से मार्केंडन उपाध्याय, सिवान से डॉक्टर रामेश्वर, दरौली से शशि रंजन, बोरिया कोटी से जितेश कुमार, विवेक कुमार चौबे और हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी का यहाँ स्वागत करता हूँ। यहाँ जो मुद्दा है जिसके लिए हम आपके बीच आए हैं, वो मुद्दा है क्या बिहार यही रह जाएगा या आगे बढ़ेगा? क्या हमने जो कहा कि बिहार के सही मायने में जो विकास होना है तो होगा या नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन मुझे साथ ही साथ खेत के साथ ये भी कहना पड़ता है जो पूरे देश ने, पूरे राज्य ने कल देखा बिहार में, और एक मेरे मित्र ने दिल्ली से पूछा कि बिहार में क्या हुआ? बिहार में नहीं है, बिहार में कुशासन हुआ। प्लूरल्स एक पार्टी नहीं, एक सोच है, एक विचारधारा है जो बिहार को बदलने आई है। बिहार बदलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे हम ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, समस्या अनेक है, आप सभी जानते हैं, आपको विश्वास है कि वो बदलेगा और वो आपके समर्थन से दिख रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर आए और अब 2 शब्दों से आपको संबोधित करें। डॉक्टर रामेश्वर। सिवान के सारे सम्मानित जनता, उनको सबको मेरा प्रणाम सलाम। क्या आप लोग यहाँ पे हैं? जोश है? आवाज नहीं आ रही है। लग रहा है कि हम लोग 60 साल के बूढ़ों की पार्टी में हैं। क्या 60 साल के बूढ़ों की पार्टी है क्या? आवाज ऐसी आनी चाहिए कि कान में के ठेपी निकल जाओ और तेल होकर तो बह जाओ, और ऐसा आवाज आवे कि चाहिए डीएम ऑफिस बाटे वहां पे दौड़ पहुंच जाएगी का भवन कुछ भवन का नहीं भवन लो। आवाज ऐसी आनी चाहिए कि नहीं? मुद्दाएं बहुत हैं और लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब इतना निमन प्रैक्टिस चलत कुकुर काट ले कि मैं आ गई। बहुत लोग पूछता है इस तरह की बातें। आपको भी लगता होगा कि क्यों डॉक्टर साहब आ गए। सबको मालूम है कि 12 साल पहले जब मैं सिवान में आया था तो एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल और बीवी बच्चा लेके आया था। कुछ भी नहीं था मेरे पास। सिवान ने मुझे मान, सम्मान, इज्जत, पैसा जो आदमी सोच सकता है वो सब कुछ मुझे मिला है। मुझे लगता है कि सिवान का कर्ज है, और मैंने देखा कि यहाँ के राजनेताओं ने आवाम को, जो हमारे बच्चों को जो स्वास्थ्य की सुविधा, जो शिक्षा की सुविधा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं थी। मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक मंच है जहां से हम बड़ी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मैंने अच्छा किया कि नहीं? बहुत अच्छा। इस तरह से बोलिएगा तो मुझे लगेगा कि क्या मालूम मेरा डिसीजन सही था कि नहीं था। मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? क्या डॉक्टर रामेश्वर लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो फिर क्यों
हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पत्नियां हमें पॉलिटिक्स में आने से मना करती हैं। क्या ये इतना खराब काम है? अगर ये इतना खराब काम होता तो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण लोग इसमें अपनी आहुति नहीं देते। इसे खराब बनाया गया है। क्या ये खराब रहना चाहिए कि नहीं? खराब रहना चाहिए। ये सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? ये सुधार तभी होगा, ये बदलाव तभी होगा जब यूथ आएंगे, जब एजुकेटेड लोग इस पॉलिटिक्स में आएंगे, और जब एक क्यों हमारी माते बहना क्यों नहीं चाहती है कि हम लोग पॉलिटिक्स में आए? क्या उनको अच्छा नहीं लगता है? वो नहीं चाहती है बदलाव हो? क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि वो हमसे प्यार करती है। वो नहीं चाहती है कि डॉक्टर हो जाओ, छोड़ा भाई झंझट घर है। कितना गंदा बना दिया है इन लोगों ने। ये इतनी गंदी चीज नहीं है। ये राजनीति, ये प्रयोग हो रहा है। मेरा जीत भी एक संकेत होगा, और मैं आपको बता रहा हूं मेरा हार भी एक संकेत होगा। ये आपको डिसीजन करना है कि आप किसके साथ हैं। कब तक हमारे बच्चे दिल्ली बॉम्बे में जाके बेइज्जत होके काम करते रहेंगे जी? कब तक हमारे बच्चे अरब में जाके काम करते रहेंगे 10,000 15,000 की नौकरियों के लिए? क्या कमी है हमारे इस धरती पे? क्या कमी है? हमारा मिट्टी जिस पे आप खड़े हैं वो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं की दूरदर्शिता की कमी के कारण से हमारी ये दुर्दशा है। ये चीज सुधरनी चाहिए कि नहीं सुधरनी चाहिए? क्या हमारे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का हक है कि नहीं है? हम कब तक जात पात के नाम पर आएंगे? अब एगो नया हवा चलल बा कि डॉक्टरवा के वोट दे दे तो हव आ जाए तो हई कर दी। सुनत होकर लोग रहुआ लोग, यह बात दोनों पार्टी करता। बस किरदार बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन भाषा यही रहती है कि इसको वोट नहीं दीजिएगा, हमको वोट नहीं दीजिएगा तो वो आ जाएगा तो आपके साथ ये कर देगा। क्या इसी मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ते रहेंगे? क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या इसी मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ते रहेंगे? क्या ये बदलना चाहिए कि नहीं? इस बार हम लोग जब वोट देने जाएंगे ना, तो हम जात पात पे नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्या हमारे बच्चों को दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, साउथ के जो रहने वाले स्टेट में बच्चे हैं उसके जैसा अधिकार और हक नहीं मिलना चाहिए? क्या तो हम लोगों को क्यों नहीं मिला? कहां हम लोगों से खोट हो गई है? ये बदलाव होना चाहिए। हम लोग ऐसे भी बहुत पीछे हैं कि नहीं है? अगर यही चलता रहा तो और भी पीछे जाएंगे। हमें बदलाव की जरूरत है। क्या बदलना पड़ेगा? कि गाड़ी के इंजन बदलेगा पड़े कि ना बदलेगा पड़े? ई इंजन फेल हो गई बा। बहुत लोग कहता कि डॉक्टर साहब रउआ सामने तो महारथी लोग बा, महारथी 15 साल जे मंत्री रहल बा और सांसद रहल बा, उनका सामने तो रोरा लड़का, लेकिन बाप और बेटे का कोई मुकाबला नहीं होता है। वो बाप है तो हम बेटा हैं, और हम सिवान का बेटा है। नया मॉलिक्यूल के एक्सपायरी दवा से कोनो कंपटीशन ना रहेगा। कोनो कंपटीशन रहता है क्या जी? फ्यूचर का पास्ट से कोई कंपटीशन है क्या? ये लोग आपको हमेशा पास्ट में ले जाएंगे। हाई भर रहा है, हैकर भर रहा है, हैकर सिंदूर भाई, हैकर का भाई हो, सुनत कान पाक जाता है। लेकिन किसी के पास विजन है क्या? किसी के पास रोड मैप है क्या? वो क्या कर सकता है? आए तो उनसे पूछिए कि खाली यही बात पर वोट मांगे कि हाई ना आ जाए तो हाउ आ जाए तो हाई हो जाए, ये कितना दिन ले चले? क्या हड्डी जोड़ने वाले डॉक्टर्स का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से कोई मुकाबला है क्या? है क्या? बताइए आप लोग, क्या हमारे साथ हैं कि नहीं है? एक आप लोग खड़ा होके हमें आशीर्वाद दीजिए। लास्ट शब्द में बोल रहा हूँ, आशीर्वाद आपके जयकार के साथ होनी चाहिए, ताकि इसकी गूंज
यहाँ के सत्ताधारी लोगों के कान तक पहुंचनी चाहिए। आपका आशीर्वाद हमें मिले ताकि हम इन बहुत बड़ा फौजबाजी बड़ा लुटने बना सकते बहुत ये लुटाई बंद होने, दुकान बंद, राजनीति को जिन्होंने दुकान बना लिया है ना, ये दुकान बंद होनी चाहिए। धंधा नहीं है राजनीति, धंधा नहीं है। जे एकरा के धंधा बनौले बना ये बंद होके के चाहिए। 5 दिन बचा हुआ है, 5 दिन। क्या बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये 5 दिन हमें देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो सबको डॉक्टर रामेश्वर, सबको पुष्पम प्रिया चौधरी बनना पड़ेगा। डोर टू डोर जाना पड़ेगा, हमारे विजन को बताना होगा। हमारा चुनाव चिन्ह जो शतरंज छाप है 6 नंबर पे है, ये बताना होगा। हमारा चुनाव चिन्ह भी थोड़ा डिफिकल्ट है, सबको बताना होगा। खास करके औरतों को बताओ पड़ी कि कोठा वाला जो ऊपर से जो 6 नंबर बा घरे घरे बिना भेदभाव के हई वोट दी है, हई वोट ना दी है। का सब लोग तैयार बा 5 दिन देवे खातिर? आवाज जोर से आना चाहिए। क्या 5 दिन देने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं सृष्टि सौम्या जी से आग्रह करूंगा कि हमारे महासचिव जी का स्वागत करें। महासचिव महोदय श्री अनुपम कुमार सोमर अपने शब्दों से अब आपको संबोधित। आदरणीय पुष्पम प्रिया चौधरी जी जो हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, जो बिहार की भावी मुख्यमंत्री भी होने वाली हैं, हमारे सीवान के प्रत्याशी और भावी विधायक डॉक्टर रामेश्वर कुमार जी वो भी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पे मंच में हमारे सीवान जिला के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी भी मौजूद हैं। जीरा देवी से मार्कंडेय उपाध्याय जी हैं, दरौली से कुमार शशि रंजन जी हैं, गोड़िया कोठी से जितेश कुमार जी हैं और गोपालगंज से विवेक चौबे जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ मौजूद जितने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जितने मीडिया प्रेस से व्यक्ति आए हुए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमें यहाँ आने में काफी विलंब हुआ और इसके कारण आप लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विलंब का कारण एक रहा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि कल रात पटना में क्या हुआ। पटना में हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट और भावी मुख्यमंत्री प्रिया चौधरी जी और मुझे दोनों को वहां पर हिरासत में लिया गया और थाने में देर रात तक बिठाया गया है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब लोग डर जाते हैं तो इस तरह के कदम उठाया करते हैं। कल दोपहर में पुष्पम प्रिया चौधरी जी दूसरे चरण के चुनाव में उनके नामांकन में हो रही धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सिर्फ ज्ञापन देने के लिए वैशाली के डीएम के पास गई थी, क्योंकि वहां पर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में आप सब लोगों को पता है कि राघोपुर से कौन चुनाव लड़ते हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी को नामांकन करने से रोका गया था। उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई थी, बिल्कुल जानवरों की तरह पिटाई की गई थी और उनको नामांकन करने नहीं दिया गया। उसी के विरोध के लिए ज्ञापन देने के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी जी हमारी प्रेसिडेंट वैशाली गई थी। वहाँ डीएम को उन्होंने ज्ञापन किया, उनके कार्यालय में डीएम को मौजूद थी नहीं, जो कि साहब कार्यालय आते नहीं।
से पार किया और वो पटना तक पहुंची, और जब वो वहां पर इनकम टैक्स गोलम्बर पे पहुंची तो उनको हिरासत में ले लिया गया। कानून यह बताया गया कि आप राजभवन की ओर नहीं जा सकते हैं, आप सड़क पर पैदल नहीं चल सकती हैं, क्योंकि इससे शांति व्यवस्था खराब होने की संभावना। यही सुशासन है। एक व्यक्ति पटना में, बिहार की राजधानी में सड़क पर पैदल नहीं चल सकता है, क्योंकि सरकार को शांति व्यवस्था खतरे में नजर आती है। यही बिहार में सुशासन है, जो एक नकली सुशासन है। सुशासन की परिभाषा बिहार के मुख्यमंत्री को पता नहीं है, उसको बताने की जरूरत है। उस कारण से ही हमें आज यहाँ पहुंचने में विलंब हुआ है। उस चीज से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ये सब चीज जैसा कि मैंने कहा यह आगे भी होता रहेगा। और पहले सदियों पहले भी हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, और आप सभी लोगों को कहानी पता भी है कि मिथिला की बेटी को एक बार रावण ने उठा कर लेकर गया था। रावण ने भी एक बार हिरासत में रखा, और उसका नतीजा क्या हुआ सबको पता है। पूरे रावण के पूरे खानदान का नाश हुआ, और इसी तरीके से हमेशा प्रशासन का धर्म का नाश होता है, और इस बार भी होगा। अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पर। इन सारी नकारात्मक बातों को छोड़ते हैं। बिहार में इस बार चुनाव हो रहा है, और चुनाव किस माहौल में हो रहा है आप सभी लोगों को पता है। इन सभी लोगों को एक वॉक ओवर चाहिए। अब खेल में देखते हैं ना, वॉक ओवर चाहिए, कोई मैच न हो, वॉक ओवर ले लेना। जल्दी जल्दी चुनाव कराया गया, और जल्दी जल्दी चुनाव कराने में इतना भी समय नहीं दिया गया कि अन्य दल के लोग या अन्य प्रत्याशी दूसरे क्षेत्रों में जा सके। और इनकी योजना यही है, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार है या पटना में बैठी सरकार है, इनकी योजना यही है कि चुपचाप चुनाव करा दिया जाए और पतली गति से फिर से सरकार बना लिया जाए, जो कि हम इस बार होने नहीं देंगे। यह बात वो तय मान करके चले, और उसी के तहत ये लोग चुनाव करा रहे हैं, षड्यंत्र के तरह चुनाव करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। 3 मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं इस बार, 3 मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। एक जो कि अपने आप को बहुत अनुभवी मानते हैं, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, उनका सुशासन आप सभी लोगों ने देखा है। मैंने 4 साल तक उनके साथ काम किया है, उनके कार्यालय में बैठ करके। बहुत लोगों को मेरे बारे में पता नहीं होगा। मैंने उनके सुशासन का चेहरा देखा, वो सिर्फ दिखाने का चेहरा। उनके पूरे चाल चरित्र चेहरे से मैं वाकिफ हूँ कि वो क्या करते हैं। उनकी भी राजनीति वही है जो 1990 से 2005 तक बिहार में चलती थी, सिर्फ उस पर एक सफेद पोष चेहरा लगा हुआ। दूसरे मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं जिनको कि हमारी प्रेसिडेंट कहती है कि उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार होना भी नहीं चाहिए। आप हमारे सीमाओं से जो प्रत्याशी हैं, जिनको आप विधायक चुन करके विधानसभा में भेजने वाले हैं, मैंने उनका अभी पर्चा देखा, उसमें आप उनकी डिग्री देख लीजिए। डॉक्टर है, MBBS है, MS है। जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं वो हमारे भावी विधायक होने वाले। जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार है उनकी डिग्री देखिए, वो मैट्रिक में पास नहीं, और वो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। यह वही धरती है, सीवान की वही धरती है जिसको कि मैं नमन करता हूँ, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, जहाँ पर मौलाना मजरूर हक हुआ करते थे, जिनकी शिक्षाविद के रूप में जिनकी छवि थी। बचपन में जो यहाँ थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब मैट्रिक की परीक्षा दी थी तो उनके अंग्रेजी के उत्तर पत्र पर अंग्रेज परीक्षक ने लिख दिया था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, मतलब छात्र जो है वो टीचर से भी बेहतर है। और हमारे यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं जिनको मैट्रिक परीक्षा देने का अवसर भी नहीं मिला, या जिसको देने में उनको कोई रुचि तक नहीं थी। और ऐसे लोग भी आज मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। उनके अन्य रिश्तेदार भी हैं जो स्वास्थ्य मंत्री बनकर बैठे हुए थे, जिनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, पता नहीं उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहिए तो डॉक्टर रामेश्वर जी जैसे लोगों को बनना चाहिए। तो बिहार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, न कि वैसे लोग जिन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई नहीं की। राजनीति में शिक्षित लोगों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को, मौलाना मजरूर जैसे लोगों को राजनीति में आने की क्या आवश्यकता थी?
या अशिक्षित लोगों को आने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आने की आवश्यकता है क्योंकि प्रशासन एक बहुत जटिल चीज है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। पूरी दुनिया में लोग बहुत गहन पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं। जो हमारे मैडम प्रेसिडेंट पढ़ाई करके आई है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके आई है, उसी स्कूल से उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ करके आए थे और उन्होंने संविधान लिखा। ऐसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता है। आज अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर साहब के पास आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इलाज कैसे किया जाता है। आप उन लोगों के पास नहीं जाते जो स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनकर घुमा करते थे। उनके पास जाइएगा तो इलाज के बजाय मृत्यु हासिल हो। उसी तरीके से राजनीति में अगर अच्छा प्रशासन चाहिए, सही सुशासन चाहिए, नकली वाला सुशासन नहीं, अगर सही सुशासन चाहिए तो जिसने उसकी पढ़ाई की है, जिसने विकास की पढ़ाई की है, जिसने नीति निर्माण की पढ़ाई की है, उसको चुनने की आवश्यकता है। और इसलिए पुष्पम प्रिया चौधरी जी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाए जाने की आवश्यकता है और वो बनेगी। जैसे कि डॉक्टर रामेश्वर कुमार को आप सभी लोगों को चुनने की आवश्यकता है ताकि आप सभी लोगों को सीवान में एक अच्छा शासन मिल सके। सीवान का नाम जैसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक के समय पर था, वैसा ही वो पूरे देश में हो और पूरी दुनिया में हो। यही हम लोगों का लक्ष्य है, यही हमारे जो प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी जी, उनका लक्ष्य है। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वो मैनिफेस्टो आपको इस पर्चे में भी दिख रहा होगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, छोटे मोटे काम से न तो सीमार में न बिहार में कहीं बदलाव नहीं आएगा, व्यापक बदलाव करना पड़ेगा। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी की अपनी योजना है कि पूरे बिहार को 8 भाग में विभक्त करके 8 विकास के जोन में विभक्त करके उसका विकास करना होगा। हर क्षेत्र का विकास करना होगा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, युवाओं को आईटी में जॉब देने का मामला हो, हर क्षेत्र में विकास करना होगा। सीवान की जो धरती थी, सीवान जिले की धरती, वो अपने उद्योगों के लिए और अपने व्यापार के लिए जानी जाती थी। पिछले 30 साल में सारी चीनी मिलें, सारे उद्योग बंद कर दिए गए और व्यापार का सीवान का ऐसा माहौल बना दिया गया कि व्यापारी न तो सुरक्षित है, न तो सुरक्षित होकर काम को व्यवहार कर सकते। उन सभी चीजों को बदलने की आवश्यकता है और इसलिए ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का जारी किया गया है। और जैसा कि प्रशासन में भी सुधार की आवश्यकता है, जैसा कि कल हम लोगों ने खुद पटना में देखा, पुलिस में बदलाव की जरूरत है, पुलिस में सुधार की जरूरत है, नकली शराबबंदी हटाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में कई शराबबंदी सफल नहीं हुई है, उसको भी हटाने की जरूरत है। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी इसमें चर्चा है। उद्देश्य यह है कि हर साल 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट नौकरी दी जाए और यही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। इसके बारे में विस्तार से हमारी मैडम प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी जी बताएंगे। आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि सीवान जिले के जितने भी भावी प्रत्याशी, भावी विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको आप लोग अपना बहुमूल्य मत दें। डॉक्टर रामेश्वर कुमार जी, उनको सीवान से आप भारी मतों से विजय बनाए। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जो एक गाना है कि आरंभ है प्रचंड, वो वीडियो इनका बड़ा वायरल हुआ था। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनका आरंभ भी प्रचंड है और उनका अंत भी प्रचंड बनाइए और वो प्रचंड बहुमत से विजय बनाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद महासचिव महोदय। अब मैं डॉक्टर रामेश्वर से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय प्रेसिडेंट मैडम का स्वागत करें।
हेलो किशोर भाई पिन लगा लगे पिन लगा मैं आग्रह करूंगा प्रेसिडेंट मैडम से कि साहब बेग कहाँ है? बेग बहुत बेग पुष्पम दिया करें। देखो देख थोड़ा जिंदाबाद 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 हेलो हेलो कोई नहीं आगे आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। आगे एकदम झकास रुको भाई तुम्हारे आगे 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 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, पुराना मंदिरों की धरती है और यहाँ के आगे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही महान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जब बात हो रही है तो संविधान की बात होनी चाहिए, क्योंकि संविधान कमेटी के वो अध्यक्ष थे। आज हमारे संविधान की जो दशा कटी गई है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। संविधान क्यों बना था, इन बातों पे चर्चा करने की अब जरूरत है। 74 साल पहले जब हम आजाद हुए थे तो क्यों आजाद हुए थे उस पर भी चर्चा करने की अब जरूरत है। सभी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। आजकल लगता है कि हमें ऐसा लगने लगा है कि वो एक कहानी थी। कहानी नहीं थी, लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी इस देश के लिए। और क्यों कुर्बान किया? कागज पे लिखाने के लिए भी लोकतंत्र है, इसीलिए कुर्बान की थी कि एक खास मानसिकता के लोग हमारे कर लेकर हमसे वो पैसा चुरा रहे थे, कोठियों में बैठा करते थे और एक हुकूमत की मानसिकता से शासन करते थे। आज यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या आज हम आजाद थे? उस वक्त की उस हुकूमत में और आज की हुकूमत में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वो आजादी हमें इस वजह से मिली थी ताकि यहाँ के आप लोग जितने भी खड़े हैं सबके पास कम से कम नौकरी होनी चाहिए थी। क्या नौकरी है? आजकल ये लोग नया नया कहना शुरू किए हैं। जब चुनाव आता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं और इस बार तो चुनाव में एक बड़ी लिखी पार्टी आ गई है, तो जो भी बड़ी लिखी पार्टी होती है कोई कॉपी करते हैं उससे कुछ करने के लिए तो कहने लगे बेरोजगारी हटाओ। जिनकी वजह से बेरोजगारी है वही लोग बेरोजगारी हटाने की बातें करने लगे। मैं कहती हूँ कि नौकरी दिलाओ, यही नारा है कांग्रेस का, नौकरी दिलाओ। और गौर करने वाली बात ये है कि जिनको खुद ही नहीं नौकरी मिलेगी वो आपको क्या नौकरी देगा? ये भी कहने लगे हैं गरीबी हटाओ। 74 साल से आज तक ये लोग गरीबी ही हटा रहे हैं। मैं कहती हूँ अमीर बनाओ। अमीर बनाओ का क्या मतलब होता है? गरीबी हटाओ का मतलब होता है कि हर चुनाव से पहले 400 रुपए का एक भत्ता दे देंगे रोटी के जैसे। अमीर बनाओ का मतलब होता है बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य होनी चाहिए,
प्रशासन की बात करते हैं। कल हम बिहार का सरकार नीतीश जी कुछ देंगे और ना नरेंद्र मोदी कुछ देंगे, रमेश जैसा डॉक्टर देंगे। इसलिए बहुत जागरूक बनने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। कल हम लोग जा रहे थे डीएम साहब से मिलने के लिए, अभी आपको महासचिव महोदय ने भी बताया। वहाँ के हालात देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। साहब आते हैं, एसपी साहब कम से कम 50 पुलिस वालों के साथ, उनको किससे हिफाजत है? क्या उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी बंदूक चलाने की? और जब वो सीढ़ी चढ़ के गए तो सबको ऐसे सीढ़ी से हटा दिया मानो कि हम कुत्ते हों। इसीलिए यूपीएससी करते हैं कंप्लीट। इन प्रश्नों को पूछना जरूरी है। डीएम साहिबा मिली नहीं क्योंकि वो ऑफिस में नहीं थी। फोन पे उनसे जब पूछा गया कहा कि नहीं आएंगी। वहां से पैदल चल के गांधी सेतु पुल पार करके और राज्यपाल के पास एक चिट्ठी देने जा रही थी। रास्ते में इनकम टैक्स के पास पहुंच के बहुत करीब पहुंच गई थी। वहां पे रोक लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासन ने। 3 घंटे तक फुटपाथ पर बैठना पड़ा क्योंकि वो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना। दुर्दशा का व्यवहार का ये भी एक कारण है कि वो कुर्सी पे बैठने वाले लोग कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। और फिर वहां पे उन्हें कहा कि हमारा अधिकार है, आप हमें वहां तक जाने दें। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, अरेस्ट करके थाने ले गए। फिर वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ आपको रहने देते हैं। अंत में हमसे कहा हमें नहीं जाने दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्टैच्यू तक नहीं जाने दिया। हमने कहा वो स्टैच्यू तो हमारा है। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल है, प्रोहिबिटेड एरिया है, आप नहीं जा सकते। रास्ता कब से प्रोहिबिटेड हो गया है। और अंत में जब उन्हें लगा कि हम भी तो जिद्दी है तो शायद निकल के चले जाएं, तो उन्होंने कहा हमें आदेश है कि हम आपको हिफाजत से घर पहुंचाएंगे। हमें हमारे कार्यकर्ताओं से बात नहीं करने दिया जो बाहर में खड़े थे। मीडिया भी कर्मी भी बहुत सारे थे, कुछ जो दिल्ली से आए थे और कुछ जो फ्री इंडिपेंडेंट मीडिया है। पटना की प्रिंट मीडिया तो नहीं आई नजर। खैर हिफाजत से फिर उन्होंने हमें घर पहुंचाया। हिफाजत की जरूरत तो 10 तारीख के बाद अब इन लोगों को पड़ेगी, क्योंकि सारे फाइल मैं खुलवाऊंगी। पिछले 30 साल के सारे फाइल खुलेंगे। हमने इस वजह से आजादी नहीं पाई थी। कहा था ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कि संविधान कितना भी महान हो, चलाने वाले पर निर्भर करेगा कि वो कैसे चलाता है। और इन्होंने लोकतंत्र की धज्जी उड़ा के रखी है। मैं नहीं चाहती कि सिवान किसी और वजह से जाना जाए। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सिवान है, तो पढ़े लिखे लोगों की वजह से ही जाना चाहिए। बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आपकी हर बात से सहमत है, आपके समर्थक हैं, लेकिन मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। मोदी जी नहीं आएंगे सीएम बनने। प्लूरल्स पार्टी के अलावा अगर आपने किसी को भी चुना तो यही 2 लोग आएंगे, नीतीश जी और लालू जी के सुपुत्र, जिनको तो आना भी नहीं चाहिए।
क्या हमारे बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? है ना पढ़े लिखे लोग? तो फिर 9वीं फेल इंसान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं नहीं दोनों आउट तेजस्वी आउट सोच के देखिए, पहले भी हमने तो इतना मजाक उड़ाया जाता था। याद करके देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के नाम पे अनपढ़ होने का, अंगूठा छाप होने का और क्या क्या सब कुछ सुना है बिहार के बारे में, भारत में। अब कहेंगे 9वीं फेल मुख्यमंत्री, ये तो नहीं चाहिए और ये होने नहीं देंगे। पूछते हैं कुछ लोग मुझसे आके कि आपको क्यों चुने, आपको क्यों चुने, ये पूछने की जरूरत है। हम उनको क्यों चुनेंगे? एक जो कि बहुत ढिंढोरा पीटते हैं सुशासन का, सुशासन को इतना ही मतलब पता है कि हमारे ही पैसे की कोठी में एक अन्य मार्ग में बैठे हुए हैं पिछले 15 साल से और उनके पीछे में श्रम है जो 40 साल से है। उनके लिए घर नहीं बना पाए लेकिन एमएलए फ्लैट बन गए और फ्लैट जैसा है भी नहीं, लंदन के किसी बंगलों से कम नहीं दिखता है। क्या हम इस वजह से टैक्स देते हैं? सबकी कोठी जाएगी। भारत आजाद हुआ था वैसे नहीं चलेगा जैसे कि ब्रिटिश हुकूमत में चला करता था। ये तमाशा है। 74 साल बाद भी वो लोग उसी कोठी में बैठते हैं, उसी मिजाज से बैठते हैं। ये अब खत्म होगा और बिहार से इसकी शुरुआत होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें आदत हो गई है, बहुत सारी चीजें। बहुत लोग मुझे आके ये भी कहते हैं कि हम आपको क्यों चुने, क्योंकि आप युवा हैं। फिर नाम लेते हैं, तेजस्वी जी भी युवा है, चिराग जी भी युवा है और ऐसे कई और जितने सारे युवा लोग हैं उनका। मैं नहीं मानती कि ये लोग युवा हैं। युवा आदर्शवादी होता है, युवा ईमानदार होता है, युवा क्रांतिकारी होता है। बुढ़े मानसिकता वाले लोग युवा नहीं होते, चाहे उनकी कोई भी उम्र हो। पिताजी के नाम पर वोट मांगने वाले लोग युवा नहीं होते। जिनकी कोई काबिलियत नहीं होती है, खुद को लीडर कहने वाले लोग युवा नहीं होते। आज भी मुझसे कई बुजुर्ग मिले हैं जिन्होंने मुझे माला पहनाया है, वो भी युवा हैं क्योंकि उनको बदलाव चाहिए। जिस भी व्यक्ति को बदलाव चाहिए, जो भी व्यक्ति ईमानदार है, क्रांतिकारी है, वो युवा है। और ये लोग तो कतई युवा नहीं है। बिहार हम इनको क्यों दे दें? तेजस्वी जी को और नीतीश जी को प्यार क्यों दे दें? नीतीश जी के सुशासन को 15 साल देखा है, क्या विकास हुआ है? मैंने सिर्फ यही सुना है सड़कें हैं, सड़कें हैं। सड़कें तो कैसी हैं वो मैं भी देखती हूँ। 15 साल से ये सड़कें की ही चर्चा कर रहे हैं। हमने सड़क बनाया, बिजली लाया, सड़क बनाया, बिजली लाया। कम से कम वो तो 100% सही तरीके से कर लेते। 45 विभाग है सरकार में, सिर्फ 2 ही विभाग नहीं है। उन विभागों का क्या जिनसे हमारी जिंदगी प्रभावित होती है, उन विभागों का क्या? बिहार की शिक्षा व्यवस्था जब तक ऐसी रहेगी, मैं यहाँ पे खड़े होकर आज बोल रही हूँ, बिहार का कभी विकास नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था और विकास दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भविष्य नहीं होगा जब तक हमारे भविष्य की इज्जत नहीं होगी, जब तक हमारे बच्चों को स्कूल जाके देखिए, सरकारी प्राइमरी स्कूल जाके देखिए, हर जगह जाति व्यवस्था है।
स्कूल्स में भी जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था एक मानसिकता है। पार्टी में भी जाति व्यवस्था है। नई पार्टी, पुरानी पार्टी, बाहुबल वाली पार्टी, कम बाहुबल वाली पार्टी। हमारे लगभग 100 नामांकन इन्होंने रद्द कर दिए। क्या आज तक भारत के इतिहास में किसी ने सुना है कि किसी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया हो? मैंने नहीं सुना है। किसी ने ये भी कहा कि आपके नए लोग थे। किसी ने ये भी कहा कि पता नहीं आपने अनपढ़ लोगों को दे दिया और इतना पढ़ा लिखा होने की बातें करते हैं। अनपढ़ लोग होने की वजह से अगर नामांकन रद्द होते तो 99% जो नकली नेता है वो कभी चुनाव ही नहीं लड़ पाते। अब आगे बढ़ने का वक्त है। बाल पका लेना अनुभव नहीं होता, फिर तो किसी को भी ले जाके बैठा देते हैं। सरकार के लिए नीतियां बनानी आनी चाहिए। इतना आसान नहीं होता। किसी भी राज्य को चलाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए नीतियां बनानी आनी चाहिए और वो सीखना मुश्किल होता है। वो मैंने सीखा है। विकसित देशों के लिए नीतियां बनाई है, इसलिए कह रही हूँ। एक भी रुपए का इस्तेमाल नहीं हो, ये ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही राजा महाराजा भी जैसे पूछते नहीं कहते थे सवेरे सवेरे कि आप एक काम करिए, पटना में सिर्फ फ्लाईओवर बनाइए और बनाते जाइए। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम करिए और चुनाव तक में सबको खत्म कर दीजिए। मैं क्या कह रही हूँ सबको समझ में आ ही रहा होगा। कोरोना खत्म हो गया है, नहीं हुआ है ना, तो ये चुनाव कराना क्यों जरूरी था? चुनाव के पहले तक कोरोना था। जब इनको चुनाव का प्रचार करने का दिन नजदीक आया तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। वॉक ओवर चाहिए। इन सबको पता है कि अगर प्लूरल्स की सरकार वहां पे आ गई तो इनका जो ये राजनीति के नाम पे धंधा चल रहा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं भी करें, ये भी बता देती तो कहते हैं ना कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। प्लूरल्स पार्टी कुछ करेगी या नहीं करेगी उसका 50% संभावना है। कर भी सकती है, नहीं कर सकती। लेकिन ये दोनों तो कुछ नहीं करेंगे, उसका 100% संभावना है। और अगर हम सिर्फ वहां पे बैठ भी गए ना तो भी बिहार का विकास हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी कोई काम नहीं करते। बिहार को पूरे तरीके से बदलने की जरूरत है और वही करने आए हुए हैं। राजनीति का जो स्तर इतना गिर गया है, हर चीज का स्तर गिर गया है। हर व्यक्ति जो उस लोकतंत्र के तंत्र में है किसी न किसी के लिए बैटिंग कर रहा है। कोई किसी की तरफ है, कोई किसी और की तरफ है। किसी का नाम ले लीजिए तो उसको लगता है कि अच्छा ये उनकी तरफ है। 100 बार पूछा, अब राइट है कि लेफ्ट है, 100 बार क्या चेकिंग हुई। प्लूरल्स नाम है पार्टी का। प्लूरल्स का मतलब ही होता है कि हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ शासन करें। और यही बिहार चाहिए मुझे। ये लड़ के किसी का भला नहीं हुआ है, सिर्फ इन नेताओं का भला हुआ है। अभी आप किसके बगल में खड़े हैं, क्या उससे पूछे हैं कि आपकी जाति क्या और धर्म क्या है? ये लोग जाति के नाम पे जाके वोट ले आते हैं। मैं पूरा बिहार घूम चुकी हूँ, वापस कभी नहीं जाते। सबकी हालत एक जैसी है, सबकी हालत खराब है। ये मौका है। और लोग ये भी कहते हैं अभी तो आप नया आए हैं, 5 साल देखेंगे, 5 साल और संघर्ष करें। 5 साल और संघर्ष करना है, 5 साल और नौकरी नहीं चाहिए, बड़ी संघर्ष कराएंगे। आप तो ये कह रहे हैं कि हम 5 साल और जिंदगी बर्बाद करते हैं, आपको उसके बाद देखिए। चुनना होता है एक दिन। आप
भी खरीदने जाते हैं तो समझदारी से खरीदते हैं। यहाँ तो अपनी जिंदगी किसी के हाथ में दे रहे हैं। इस बार समझदारी से काम लेना है। शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर साहब जो आपके बीच में खड़े, बहुत किस्मत से हुआ है कि ये आए और लड़े हैं। ये भी कह दूं, जिस तरीके के नेता हैं जिनको मैं नकली नेता कहती हूँ, ये जिस तरीके के व्यक्ति हैं, आएगा नहीं कोई राजनीति में। कौन आएगा? बोला उन्हें तो देख के ही मुझे लग जाता है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। तमाशा बना के रख दिया है राजनीति को। हम इसलिए आए हैं कि हर साल आपको 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट जॉब्स ला के दे, और हमें देना आता है। ये भी कहने लगे हैं नया 10 लाख नौकरी देंगे पहले कैबिनेट में। पहला कैबिनेट तो उनका है ही नहीं। पिछले साल इन लोगों ने 7वीं सरकार बना दी, महागठबंधन की। याद है ना सबको? 7 साल से भी ज्यादा बैठे थे उप मुख्यमंत्री बन के, वो भी दुर्भाग्य था बिहार का। ये उप मुख्यमंत्री बन के बताइए। और हर मंगलवार को 1.25 साल से भी ज्यादा कैबिनेट में बैठे, 3 विभाग उनके पास था। अपने विभाग तक में एक भी नौकरी नहीं निकाली। तो अब उनका क्या परिवर्तन हो गया है रातों रात? अब दुनिया भर की काबिलियत उनमें आ गई है और नीयत भी अच्छी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योग की बात करते हैं, सिवान की बात करते हैं। सिवान में चीनी मिलों का जाल हुआ करता था, याद है ना सबको? अभी भी एक सूता मिल है जहां हम गए भी थे पिछले बार, जहां पे वो कहते हैं कि हर बार जब वो आते हैं तो हम उसके सामने लेट जाते हैं कि हम नहीं करने देते कुछ भी। रातों रात पटना से ही इनॉग्रेशन करा दिया, बटन दबा के कॉलेज का बोर्ड दबा दिया, और कहते हैं समुद्र नहीं है। इससे ज्यादा बेतुकी बात मैंने पूरी दुनिया में आज तक नहीं सुनी। 30 साल पहले बिहार में समुद्र हुआ करते थे। उनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास तो जमीन ही नहीं है। वो जो सूखा मिले तो फिर वो क्या है? जमीन ही जमीन है। युवा, इतनी सारी चीजें मैंने आपको कभी युवा। हेलीकॉप्टर, इसका हेलीकॉप्टर देखते हैं ना, उतरता है जगह, उतरते हैं, भाषण देते हैं और उड़ जाते हैं। यही इनका मॉडल शासन का, यही मॉडल है। इससे कोई विकास नहीं होगा। लोगों के बीच जब तक प्रतिनिधि नहीं रहेगा, उसी सड़कों से नहीं जाएगा जिस सड़क से आप चलते हैं, तो बाकी सारी बातें सिर्फ तमाशा और बेतुकी बातें हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछने की जरूरत है कि हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पैसा कहां से आता है? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? जनता पूछेगी। जनता को पूछने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका पैसा है। आप टैक्स का पैसा इनको पालने के लिए नहीं देते। सबको पता है, यहाँ पे आप लोग जितने लोग खड़े हैं सब जानते हैं कि लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग चोर हैं। इन्होंने सिर्फ पैसा चुराया है और वहां पर बैठ के तमाशा किया। मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जितना गंभीरता से मैं इस चीज को ले रही हूँ, उतना गंभीरता से आप लोगों को इस चीज को लेने की अब जरूरत है। हंसी वाली बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने रास्ते पे सरकारी नियम खराब होने की वजह से अपने शरीर का बहुत सारा हिस्सा खो दिया है। वो हम में से कोई भी हो सकता है। अच्छे लोगों के हाथ में सरकार दीजिए, इसका मौका है। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना ईमानदार व्यक्ति, एक डॉक्टर आपके यहाँ से प्रत्याशी है। मैं तो आंख बंद करके जाके दे देती। आपको भी वही करने की जरूरत है। एक बिहारी के नाते कह रही हूँ कि नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति दिलाइए। राइट।
कहानी खत्म। सीवान विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर कुमार जी हैं। विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी उपाध्याय जी हैं। सामने आ जाए, सामने आ जाए, जगह दीजिए। उपाध्याय जी हैं। चीरा 23 के हमारे प्रत्याशी हैं। दरौली से कुमार शशि रंजन जी हैं। आइए, काफी पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, IIT के छात्र हैं। गोड़िया कोठी से जितेश कुमार जी हैं हमारे उम्मीदवार। गोपालगंज से विवेक कुमार चौबे जी हैं, वो भी आ जाएं। और महाराजगंज से ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी को भी सामने आने दिया जाए। इन लोगों के चेहरे को गौर से देख लीजिए। इतने पढ़े लिखे लोग बिहार की राजनीति के इतिहास में पहली बार प्रत्याशी बन के आए हैं और इन्हीं को चुनिए और किसी को नहीं चुनना है इस बार। ये सभी प्रत्याशी हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इनको भारी मतों से आप लोग विजयी बनाएं, प्रचंड मतों से विजयी बनाएं और सीवान जिले के इतिहास को हमेशा के लिए बदलें। हेलो, काफी है, चलिए यहाँ पड़े हो चक्कर में, कहीं नहीं है चक्कर में।